गहरी सांस ली और जैंगी के चेहरे की तरफ देखा। जैंगी, मैं आपको रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस का कंट्रोल देना चाहती हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले सब लोग चुप हो गए। सबने जियाओ होंगलियान को देखा और फिर जैंगी को। ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग थी लेकिन समझ में आने वाली थी। रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस अब आर्म्ड फोर्सेस लेवल की कॉन्फ्लिक्ट का सामना नहीं कर सकता था बिना जैंगी के प्रोटेक्शन के। अगर वो अंडरग्राउंड शेल्टर में नहीं छुपते तो वो क्राइसिस का सामना नहीं कर पाएंगे। चेन जुगान मुस्कुराया और बोला, क्या अक्लमंद फैसला है। वो थोड़ा प्राउड था क्योंकि वो पहला इंसान था जो जैंगी के साथ जुड़ा था, तो उसका स्टेटस ऊपर था लेकिन उसका स्ट्रेंथ जियाओ होंगलियान से कम था। ये सीन देखते हुए शिंगटियान जो थोड़ा दूर जा रहा था बस चुप था। उसने सोचा, ये अच्छे लोग हैं, सिर्फ कुछ ही फोर्सेस हैं जो हेवनली सी सिटी में हमारे जैसे हैं, और अब तुम सब जैंगी के साथ हो तो मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा हेजिटेट करते हुए वो जैंगी के पास गया। जैंगी, हमारा एमराल्ड वाटरसाइड बेस भी आपके साथ होगा फ्यूचर में। जैंगी का चेहरा बिल्कुल काम था। उसे फोर्सेस ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेकिन अपने और अपने टीम के लिए स्टेबल एनवायरनमेंट बनाना जरूरी था। हेवनली सी सिटी में किसी भी क्राइसिस का होना उसके लिए दिक्कत का रीजन बन सकता था। जैंगी ने जियाओ होंगलियान और शिंगटियान को देखा और आराम से कहा, समझते हो कि इसके लिए क्या जरूरी है। मेरे छोटे भाई बनने का मतलब है कि तुम्हें जो भी काम कहा जाए वो मानना पड़ेगा, चाहे तुम्हें मरना भी पड़े। उसकी मुस्कुराहट में एक इवल ग्रिन था। जियाओ होंगलियान और शिंगटियान शॉक हो गए। दोनों ने अपने दिल में कहा, भाड़ में जाओ जैंगी। लेकिन उन्हें तुरंत समझ आ गया कि जैंगी बस उन्हें याद दिला रहा था कि अगर उन्होंने जैंगी के आगे झुकने का फैसला लिया है तो उन्हें उसकी बातों का बिना किसी शर्त के पालन करना पड़ेगा। सच बात यह है कि कोई भी ये नहीं चाहता, और सिचुएशन इतनी मजबूत है कि लोग कुछ नहीं कर सकते। हेवनली सी सिटी के पास इतने अट्रैक्टिव रिसोर्सेस हैं जो दूसरे सिटी फोर्सेस को compete करने पर मजबूर करेंगे। चाहे शिंगटियान और जियाओ होंगलियान दोनों डेल्टा लेवल के म्यूटेंट्स हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई फोर्स का सपोर्ट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। एंड टाइम्स में अकेला जीना बहुत मुश्किल होता है। सबको जैंगी जैसे बंदे की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी न किसी फोर्स पे रिलाई करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना एक ऐसे इंसान पे रिलाई किया जाए जो उन्हें अच्छे से समझे, जिसमें जैंगी का नाम आता है। कम से कम अगर वो जैंगी पे रिलाई करेंगे तो वो हेवनली सी सिटी में रुककर कुछ अथॉरिटी एंजॉय कर सकते हैं। जियाओ होंगलियान और शिंगटियान ने जैंगी की बात मान ली और कहा कि आगे से हम जो भी तुम कहोगे करेंगे, बस ये चाहते हैं कि तुम हमारे बेस के लोगों को प्रोटेक्ट करो और सबको जिंदा रहने का मौका मिले। शिंगटियान ने जैंगी की तरफ देखा और कहा, पुराने दिनों में हम दोनों का रिश्ता अच्छा था, तुम मेरे साथ बुरा तो नहीं करोगे ना। जैंगी मुस्कुराया और हाथ हिलाकर बोला, अगर जरूरत हो तो तुम बस अपने काम करो और मेरी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करो। उसने ज्यादा नहीं बोला क्योंकि उसके लिए तीन फोर्सेस से कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और वैसे भी चाहे कितनी भी डिमांड्स रखी जाए, अगर असली प्रॉब्लम आई तो ये लोग अपने फायदे को पहले रखेंगे। लॉयलिटी वो तो मजाक लगती है, ऐसी चीजें नहीं होती। सब कुछ जैंगी की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। जियाओ होंगलियान और शिंगटियान ने सर हिलाकर एग्री किया और फिर वहाँ से चले गए शियाओ में सबवे स्टेशन अपने लोगों के साथ। चलो हम भी वापस चलते हैं। जैंगी ने स्नोमोबाइल निकाला और सबको शेल्टर वापस ले गया। रास्ते में थोड़ा सोलम एटमॉस्फेयर था क्योंकि जो शांति थी वो बस वैसे ही खत्म हो गई। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता तो जल्द ही दूसरी सिटीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। हमेशा क्यों लड़ना पड़ता है, थोड़ा थक गया हूँ मैं, फैटी शू ने कहा। ये तो जनरल ट्रेंड है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अंकल यू ने कहा, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो वीक को मारते हैं। जब सिविलाइजेशन नहीं होती तब डार्विन के लॉ का पालन होता है। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि रिवर्सआउट डोमेन जल्दी से अपने लॉज इम्प्लीमेंट करे ताकि ये फोर्सेस कंट्रोल में आए। जैंगी को पायलट सीट पे बैठा था, दोनों की बातें सुन रहा था और आराम से बोला, इस बैटल के बाद हम काफी शांत हो जाएंगे। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। जैंगी उन लोगों के अपमान को ऐसे नहीं छोड़ सकता था जो डे सिटी के म्यूटन से उसने सहा था, और बोला, मुर्गा मार के बंदर को डराना है। हमें एक मुर्गा चाहिए जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। इस बार मैं उनके सामने सारे मुर्गों को गिराने वाला हूँ। शेल्टर में यांग शिंगशिंग और जोहाई में सोफा पर बैठकर बाहर की स्नो को देख रहे थे।
यांगमी विंडो के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी और जैंगी का इंतजार कर रही थी। यांग शिंगशिंग बोली, मुझे नहीं पता भाई जैंगी और बाकी लोग डेजर्ट सिटी में कैसे हैं। यांगमी भी उन लोगों के बारे में चिंता कर रही थी, इसीलिए उसने ग्लास पे लगा फॉग सफाई किया और बोला, वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। तभी उन्होंने कार की आवाज सुनी। यांग शिंगशिंग बोली, मुझे लगता है वो आ गए। यांगमी ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो बहुत जल्दी है। फिर जो हाइमे ने कहा, चलो जाके देखते हैं। तीनों दरवाजे के सामने खड़े हो गए उन्हें वेलकम करने के लिए। अचानक जैंगी ने दरवाजा खोला और पूरी टीम अंदर आई। यांग शिंगशिंग जैंगी के पास दौड़ कर गई और उसे जोर से गले लगाकर बोला, भाई तुम वापस आ गए। जैंगी और बाकी लोग अभी कुछ ही दिन पहले गए थे और घर में कुछ नहीं बदला था, सब कुछ वैसा का वैसा था। जो हाइमे यांग शिंगशिंग के पीछे मुस्कुराई और बोली, शिनशिन उनके लिए रास्ता छोड़ दो, बाहर बहुत ठंड है, उन्हें अंदर आने दो और गरम गरम चाय पिलाओ ताकि वो अपने आप को वार्म कर सके। फिर उसने सबको चाय दी और अंकल यू को चाय दी। अंकल यू के पास बैठकर जो हाइमे चिंता भरी आंखों से बोली, जब तुम वापस आए हो तो तुम्हारा चेहरा काफी सीरियस था, क्या कुछ हुआ है? जैंगी बोला, कुछ खास नहीं, लेकिन जब उन्होंने जैंगी और बाकी लोगों से उनके ब्लिजर्ड सिटी के एक्सपीरियंस के बारे में सुना तो जो हाइमे और यांग शिंगशिंग के चेहरे पे होपलेस एक्सप्रेशन आ गया। जैंगी बोला, लेकिन तुम्हें शेल्टर में कुछ दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि ब्लिजर्ड सिटी में काफी फोर्सेस ये समझ रहे हैं कि हमारी हेवनली सी सिटी कमजोर है और वो इसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। यांगमी थोड़ा चिंता भरी आंखों से बोली, फिर तो लगता है एक और वॉर होने वाला है। हम अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते? क्यों हमें मौत तक लड़ना पड़ता है? मुझे सच में समझ नहीं आता कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। जो हाइमे ने अपने सर को हिला दिया और शर्मिंदगी के साथ कहा, लगता है कि वो उन लोगों को दोष दे रही थी जो अच्छी जिंदगी की कदर नहीं करते और अपनी जिंदगी के लिए लड़ते हैं। अंकल यू ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो हम उसे हैंडल कर लेंगे। तुम्हें बस घर का काम करना है, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। जैंगी सोफा पर बैठा था और सब लिविंग रूम में एक सर्कल में बैठ गए थे। जैंगी ने काम बताना शुरू किया, शिनशिन हेवनली सी सिटी के 3 फोर्सेस अब मेरी कंट्रोल में है। तुम उनके नेटवर्क सिस्टम्स को तुरंत टेक ओवर करोगे, इससे हमें हेवनली सी सिटी के हर एरिया के मूवमेंट का पता चलेगा। यांग शिंगशिंग ने सर हिलाकर कहा, ठीक है भाई। जैंगी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर बोला, इनके अलावा और क्या कर सकती हो? यांग शिंगशिंग मुस्कुराई और बोला, पहले हमारे मेन अपोनेंट्स हेवनली सी सिटी में थे, इसीलिए जरूरत नहीं थी। अब जो हमारी सेफ्टी को थ्रेट दे रहे हैं वो दूसरे सिटीज के फोर्सेस हैं, इसीलिए ये जरूरी हो गया है। ब्लिजर्ड सिटी के नेटवर्क को मैं हाथ नहीं लगा सकती, पर अगर दूसरे सिटीज के इंटरनल नेटवर्क्स हों तो उन्हें क्रैक करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। हाँ, एंड ऑफ दी वर्ल्ड के बाद नेटवर्क सिस्टम्स पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुए हैं। नेशनल लेवल के ट्रांसिडेंट फोर्सेस जैसे 6 मेजर रीजन्स हैं जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर रहे हैं, जो नेशनल इकोनॉमी और लोगों के लिए जरूरी है। ज्यादा फोर्सेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो वो नेटवर्क पर डिपेंड करते हैं और उनमें लूप होल्स होते हैं जो मैं ढूंढ सकती हूँ। जैंगी की आंखों में चमक थी। तो फिर तुम ये सिटी के नेटवर्क सिस्टम को इन्वेड करने की कोशिश करो। मुझे उनकी कॉम्बैट पावर का इंफॉर्मेशन चाहिए, खासकर उनके म्यूटेंट्स के सुपरनैचुरल पावर्स की इंटेलिजेंस। यांग शिंगशिंग थोड़ा मुस्कुराई और बोला, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर जैंगी ने कैरन की तरफ देखा। कैरन, तुमने रिसेंटली ब्लिजर्ड सिटी में काफी चीजों से कांटेक्ट किया है, जैसे ब्लैक बैटल सूट्स और बिल्डिंग मटेरियल्स। सब कुछ कलेक्ट कर लो और सबसे जरूरी काम है वो बैटल सूट को रेप्लिकेट करना। जैंगी को मार्शल आर्ट्स अरीना में जो ट्रेनिंग सूट्स मिले थे उनसे वो काफी एनवी हो गया था। ये पहली बार था जब उसने ऐसी सूट देखी थी जो एक इंसान की बेसिक फिजिकल फिटनेस को क्लोथिंग के जरिए इम्प्रूव कर सकती थी। शायद ये ह्यूमन एक्सोस्केलेटन जैसी चीज थी जो जैंगी ने पहले इंटरनेट पे देखी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने ह्यूमन एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी को क्लोथिंग के लेवल तक डेवलप होते देखा था। इस चीज से उनकी टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी इम्प्रूव हो सकती थी और जो कुछ लड़ाई में अच्छे नहीं थे उनके लिए भी ये जिंदगी की सुरक्षा ज्यादा दे सकती थी। समझ गई, कैरन ने सैल्यूटेशन दिया। जैंगी ने फिर यांगमी की तरफ देखा। तुम्हारा काम जारी रहना चाहिए,
जितना ज्यादा सुपरनैचुरल फूड तुम स्टोर कर सकती हो उतना अच्छा है। यांग मी ने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल, मैं इस दौरान मेहनत कर रही थी। जैंगी ने उसे अप्रूव करते हुए कहा, ठीक है फिर। उसके बाद बाकी लोगों के लिए प्रिपरेशन वर्क था, लेकिन कोई खास बात नहीं थी। बस उन्हें हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहना था। सबने एग्री किया। अगले दिन जैंगी और उसकी टीम को डे सिटी से एक लेटर मिला। मैसेंजर में स्नोमोबाइल पर 2 गाड़ियों और 10 लोगों के साथ आया, जो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरनैचुरल्स थे। पिछले गैदरिंग में उन्होंने देखा था कि हेवनली सी सिटी की मेजर फोर्सेस जैंगी के अंडर थी, इसीलिए गाड़ी डायरेक्टली शेल्टर के आसपास गई। शेल्टर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तुरंत अलार्म दे रहा था। जैंगी ने 2 ब्लैक आर्मर्ड स्नोमोबाइल को मॉनिटरिंग पे देखा और तुरंत गेस किया कि ये लोग दूसरे सिटीज से हैं, क्योंकि उसने कभी उन गाड़ियों पर लोगों को नहीं देखा था। जैंगी ने जल्दी से कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना और कमरा छोड़ दिया। लियांग यू और अंकल यू भी नीटली ड्रेस्ड होकर जैंगी के डोर पे आए। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, लियांग यू ने कहा। वो बहुत कॉशियस है और शेल्टर से 200 मीटर दूर रुक गए हैं। उनके कपड़ों से लगता है कि ये लोकल नहीं है। जैंगी ने नीचे उतरकर जल्दी से कहा, मुझे पता है ये डे सिटी के लोग होने चाहिए। अंकल यू ने चेहरा थोड़ा फ्राउन किया। क्या ये हमारे खिलाफ जंग डिक्लेयर करने आए हैं? जैंगी ने अंकल यू की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो इतना मार्शल हो और तुम्हें पहले से बता दे कि कब फाइट शुरू होगी? अंकल यू ने पूछा। कौन है ये लोग? जैंगी ने मजेदार तरीके से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये लोग हमें डराने और बिना लड़ाई के सरेंडर करवाने के लिए यहाँ आए हैं। जैंगी की बात सुन के अंकल यू और लियांग यू के चेहरे पे अजीब एक्सप्रेशन आए। सरेंडर करवाने के लिए आए हैं, कुछ न कुछ सच है। आखिरकार चाहे हेवनली सी सिटी का कोलैप्स कितना भी सीरियस हो, कुछ रेसिडुअल म्यूटेंट फोर्सेस और आर्म्ड कैपेबिलिटीज अभी भी है। अगर फाइट सच में होती है और हमें डेस्परेट सिचुएशन में डाल दिया जाता है तो किसी का भी अच्छा अंजाम नहीं होगा। लेकिन जैंगी और उसकी टीम कमजोर नहीं है। क्या कोई सच में सोचता है कि जैंगी और इसकी टीम कमजोर है? आज से कुछ महीने पहले भी जैंगी और उसकी टीम मल्टीपल बेसिस के फुल अटैक्स को जीत सकते थे, और अब तो जैंगी की स्ट्रेंथ में एक क्वालिटेटिव चेंज आ चुकी है। जैंगी ने एपिसिलोन क्लास युआन कोंगे को हराया था। कौन कह सकता है कि वो उन्हें हराएंगे? मुझे लगता है कि ब्लिजर्ड सिटी के सबसे स्ट्रॉन्ग लोग भी ऐसा नहीं कह पाएंगे। जैंगी के चेहरे पर भी एक प्लेफुल स्माइल थी। चलो चलकर देखते हैं। जैंगी और उसकी टीम नीचे उतर गए और शेल्टर के अंदर जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जैंगी का आना एक बैकबोन जैसा था। जैंगी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या देख रहे हो सब? कोई बात नहीं, सब अपने काम करो। फ्लावर जैंगी के कंधे पर कूद गई और जैंगी ने उसके सॉफ्ट फर को प्यार से स्ट्रोक किया। अंकल यू और टीचर लियांग बस मेरे पीछे चलना। वो बस कुछ मिनियंस हैं, तो हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, वरना ऐसा लगता है कि जैंगी उनसे डर रहा है। सब लोग शेल्टर से बाहर निकल गए और उन लोगों की तरफ चले गए जो वहाँ आए थे। जैंगी ने धीरे से अपना राइट हैंड खोला। डायमेंशन शील्ड, एक इनविजिबल और इंटेंजिबल राउंड शील्ड उनके सामने आया जो उनके आसपास के सभी डायरेक्शंस को ब्लॉक कर रहा था। जैंगी के पास अब डायमेंशन गेट के 3 डिफेंसिव यूजेस हैं। डायमेंशन गेट का सबसे बड़ा डिफेंस रेंज और सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, लेकिन वो मूव नहीं हो सकता। डायमेंशन शील्ड का छोटा डिफेंस रेंज है और मीडियम डिफेंस है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल यूज हो सकता है और क्लोज डिफेंस के लिए सूटेबल है। द 2 realms एब्सोल्यूट, इसका सबसे छोटा डिफेंस रेंज है, लेकिन वो ऑल राउंड डिफेंस बना सकता है बिना किसी डेड एंगल के, और स्फेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन गेट को डिसऑर्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसका डिफेंस सबसे वीक हो जाता है। जैंगी को इन एबिलिटीज को केयरफुली सिचुएशन के हिसाब से चूज करना पड़ता है। कुछ लोग धीरे धीरे स्नो पर खड़ी 2 कार्स की तरफ चल रहे थे। वहाँ जो कार थी उसमें 10 फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स भी थे जो इस जगह को ध्यान से देख रहे थे। जैंगी और उसकी टीम को आते देख एक मजबूत म्यूटेंट जिसे दाढ़ी थी, उसने आराम से कहा, वो लोग आ रहे हैं। एक साथी ने विंडो से झांक कर देखा और कैजुअली कहा, जल्दी से उन्हें लेटर दे दो, फिर हम वापस चले जाएंगे। ऐसे जगह पे टाइम वेस्ट मत करो।